नमस्कार दोस्तों। क्या विजय जोसफ अब भी सरकार बना पाएंगे? क्या राज्यपाल उन्हें आमंत्रित करेंगे? और क्या नरेंद्र मोदी अब ऑपरेशन लोटस का एक दूसरा रूप खेलने जा रहे हैं? और क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल को एक भ्रष्टाचार मुक्त, एक अपराध मुक्त राज्य बना पाएंगे, गुंडा राज मुक्त राज्य बना पाएंगे? ये आज सारे सवाल खड़े होने के पीछे वजह है, और वजह जो आती है उसकी शुरुआत मैं करता हूं। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ी बात कही। जो बिहार है, बिहार में अभी चंद समय पहले ही चुनाव हुए और चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने वायदे किए थे अपराध मुक्त, जंगल राज मुक्त बिहार के। उन्होंने वायदे किए थे रोजगार देने के, उन्होंने वायदे किए थे और भी बहुत सारे। लेकिन इन सारे वायदों के बाद में आज क्या हो रहा है? आज यह स्थिति है कि वहां रोजगार मांगने पर लाठी चल रही है। मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल पास में ही लड़की की रेप करके, हत्या करके लाश फेंक दी जाती है। और इसी तरीके से पूरे राज्य में अराजकता हो रही है। कहीं हमले हो रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि राम राज्य आ गया है, क्योंकि सम्राट राज्य आ गया है, और क्योंकि वहां पर अब बेटियां बड़ी सुरक्षित हैं और वहां पर सुरक्षित हैं तमाम सारे नौकरियां। सुरक्षित हैं वो लोग जो सोचते थे कि हम तो सब बदल जाएगा, बीजेपी राज आ जाएगा। तो साहब, बीजेपी राज में एक सम्राट का शासन स्थापित हो गया है, जिसे कोई फिक्र नहीं है कि कुछ भी हो। उसी बिहार में जहां परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई की, जंग का ऐलान किया था जयप्रकाश नारायण ने, वही जयप्रकाश नारायण की धरती पर उन्हीं के शिष्य नीतीश कुमार के बेटे, जो कि न विधायक है न कुछ है, और उसके बावजूद वो मंत्री सीधे बन जाते हैं। परिवारवाद नहीं तो और क्या है कि जिसका कोई नॉलेज नहीं, जो राजनीति में कहीं गढ़ कर नहीं आया, मेहनत करके नहीं आया, परिवार के ही होते, यदि उन्होंने राजनीति में मेहनत की होती, सक्रिय रहे होते, तो कहते अचानक आते हैं और मंत्री बना दिए जाते हैं। वो भी उस बीमार बिहार को का स्वास्थ्य सुधारेंगे नीतीश कुमार के परिवारवादी बेटे। जी हां, ये हो रहा है। और जब ये हो रहा है तो आ जाइए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी शपथ दिलाने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी को। ये शुभेंदु अधिकारी है कौन? शुभेंदु अधिकारी ने एक अच्छे से व्यक्ति की तरह से, एक युवा की तरह से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था कांग्रेस पार्टी से। तब ममता बनर्जी भी कांग्रेस में होती थी, लेकिन जब वो कांग्रेस तोड़ करके अपनी टीएमसी बनाई तो उनके सबसे करीबी सिपह सालार बन के, लेफ्टिनेंट बन करके शुभेंदु अधिकारी खड़े थे और उनके साथ रहे। नरेंद्र मोदी 2016 में वहां एक सभा कर रहे थे और उस सभा में बता रहे थे शुभेंदु अधिकारी के गुण, कि वो कैसे पैसा लेते हैं, किस तरह से कहते हैं और ले आओ, बड़ा कम लाए हो, अच्छा जल्दी लाना, और भी लाना, इनको भी दे देना। तो अब आप सोचिए, और वो ऑन कैमरा पैसा लिया गया था जो रिकॉर्ड हुआ था। उसके अलावा भी तमाम सारे घोटालों के और सबके आरोप थे। साहब, कहा गया कि बिहार में तो अब राज स्थापित हो रहा है, तो जो राज स्थापित हो रहा है जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त होगा, तो ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त करेगा जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में रहा हो, और जिस पर इतने गंभीर आरोप रहे हो, और जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए आरोप लगाते रहे हो, बताते रहे हो। आज वही प्रधानमंत्री उसे आशीर्वाद दे रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे, वाह बहुत अच्छा किया। अब दूसरी बात आता हूं कि बहुत हुआ नारी पे वार, तो उसी पश्चिम बंगाल को लेकर के
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था बस बहुत हुआ, अब नहीं। और उसके बाद यह स्थिति है, जब से वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, घरों में घुस घुस के महिलाओं की इज्जत उतारी जा रही है, उनके साथ में वो हर हरकत हो रही है जो घिनौनी है, गिरी हुई है। और ये सब हरकतें करने पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस खड़ी तमाशा देखती रहती है। तमाम सारे लोगों के घरों पे, तमाम सारे पूर्व मंत्रियों और मुख्यमंत्री के घर पर सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं, अराजकता मची हुई है। लेकिन जश्न के माहौल में भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए अलायंस के मुख्यमंत्री वहां मौजूद होते हैं। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए नहीं, उनके लिए लगी हुई थी। और यही नहीं, नारे भी लग रहे थे तो गाली देने के। नारी वंदन ऐसा था कि नारी को गाली देना वंदन हो गया। तो और एक नारी जो वहां पर मुख्यमंत्री थी, उसकी जगह जिसे मुख्यमंत्री बनाया गया, उसका इतिहास है कि वो नारियों का अपमान करने का, और उसके बाद में उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। किसी नारी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, किसी नारी की बात नहीं हो रही है वहां पर। तो बात हो रही है उस मुख्यमंत्री की जो खुद उन सब में संलिप्त है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे दूसरे और अपराध। तो अब आप सोचिए कितना बेहतरीन राम राज्य स्थापित करने का काम भाजपा कर रही है। इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि असम में यही हुआ। असम में जो एक कह के आए थे, उसी वहां के हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कहा करते थे कि वो तो रिश्वतखोर है, उस पर बुकलेट छापी गई थी, उसके भ्रष्टाचार की कहानियां गढ़ी जा रही थी, कहानियां सुनाई जाती थी। और फिर वो नरेंद्र मोदी का इतना चहेता हुआ कि वो वहां का मुख्यमंत्री है और सबसे प्यारा है, लाडला है, ब्लू आइड बॉय। तो अब आप समझ सकते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का चाल भी है, चरित्र भी है, चेहरा है। तब जब बिहार में युवा जो रोजगार मांग रहे थे, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, उन्हें मारा जाता है, तो उस स्थिति में भारत के नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि भारत में आज सबसे बड़ी बीमारी बेरोजगारी है और इसकी सबसे भयंकर मार बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं पर पड़ रही है। लाखों युवा डिग्री और काबिलियत हाथ में लेकर दर दर भटक रहे हैं, मगर बीजेपी की सरकार को ना तो इनकी परवाह है ना आपकी। जी हां, सच्चाई यही, और उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में इस देश में सबसे नीचे के पायदान पर। अब आप सोचिए, जो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, उससे भी बहुत बुरी हालत में यह हालत है, क्योंकि युवाओं का रोजगार मायने नहीं रखता, मायने रखता है इनके लिए सत्ता कैसे हासिल करनी है और उस सत्ता को हासिल करने के लिए क्या क्या करने हैं। तो यह हालात, क्योंकि सत्ता बदलने के लिए तमाम बातें कहते हैं, लेकिन जब सत्ता बदलने की बात आती है तो सब ये उन्हीं लोगों के हाथ में सौंपते हैं जिनसे खतरे होते हैं। यानी बिल्लियां दूध की रखवाली करें, यह स्थिति पैदा करती है। उदाहरण एक देख लीजिए, नरेंद्र मोदी का एक चहेता है गुजरात का, उनका मंत्री है भागीरथ। तो जो भागीरथ का लड़का अपने फार्म हाउस पर एक लड़की को, छोटी लड़की को, नाबालिग लड़की को लाता है, उसका यौन शोषण करता है और उसके साथ में न जाने क्या क्या करता है। पूरे गुजरात में उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, वो तेलंगाना में जाके अपनी एफआईआर दर्ज कराती है पास्को एक्ट में। चूंकि पास्को एक्ट में नियम है कहीं पर भी दर्ज होगा, तो एफआईआर दर्ज होती है। जैसे ही एफआईआर की खबर लगती है कि एफआईआर वहां दर्ज हो गई, वैसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात की पुलिस को आदेश देते हैं कि तुरंत तुम इसके खिलाफ, लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लो कि वो उसका शोषण कर रही थी, उसको ब्लैकमेल कर रही थी। अब आप सोचिए, जो बच्ची नाबालिग है
उस नाबालिग बच्ची के बारे में इस तरह के आरोप लगाते हैं, तो इस तरह के मंत्री, और वो नरेंद्र मोदी के का चेहरा ये गोले में देख सकते हैं वो है। तो यह स्थितियां हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि कहां ला करके नरेंद्र मोदी ने आपको खड़ा कर दिया। यही नहीं, इसके बाद आप जानिए नरेंद्र मोदी ने कैसे कैसे बर्बाद किया। आप रोजगार के लिए भटके, आप न्याय के लिए भटके, सबके लिए भटके। तो ऐसे में आप देखिए कि भारत में एजुकेशन की हालत यह कर दी है नरेंद्र मोदी सरकार ने कि नरेंद्र मोदी सरकार में हायर एजुकेशन जो है, हायर सेकेंडरी की एजुकेशन, उसमें 58% ड्रॉप आउट हो गया। यानी 12वीं पढ़ के बच्चा छोड़ दे रहा है 50% से अधिक, मतलब करीबन 60%। और उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन लेने के बाद 78% बच्चे छोड़ दे रहे हैं। अपर प्राइमरी की शिक्षा लेने के बाद में 90% छोड़ दे रहे हैं। तो अब आप सोचिए, यह स्थिति यदि हो गई हो तो कल्पना करिए कि देश को कहां ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। यह ड्रॉप आउट, और सरकारी स्कूलों की स्थिति तो और भी बदतर हो गई। जो सरकारी स्कूलों में उस समय पढ़ाई होती थी, अच्छी पढ़ाई होती थी, वो 73% होती थी, और अब 2025 का जो डेटा आया है उसमें 68% रह गई है। प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है जो उस समय 19% थी, वो अब बढ़ के 23% हो गई। यानी खेल समझ सकते हैं, सरकारी खत्म करो, प्राइवेट में ले जाओ और वो करो, तब यही होता है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि पटना में कल आपने रोजगार का हक मांगते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस ने बेरहमी से पीटा, फिर से पीटा। बेरोजगार युवाओं का जवाब लाठी हो गया है। भारत की यह स्थिति हो गई कि भारत का युवा बीजेपी के झूठ से तंग आ चुका है, और वो अब चुप नहीं बैठेगा। कांग्रेस उनके साथ खड़ी होकर हर मोड़ पर लड़ेगी। जी हां, तो यह बताया गया। बहरहाल यह तो हुई एक बीजेपी शासन की बात। अब आइए दूसरी बात भी कर लेते हैं। दूसरी बात है अवैध तौर पर चोरी करना, सरकार चोरी करना, वोट चोरी करना, और ये सब। आपने वोट चोरी के किस्से महाराष्ट्र से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और दिल्ली से, उसके बाद में बिहार में, बंगाल में, असम में बड़े स्पष्ट देख ली। और ये जब साफ दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह वोट चोरी की गई है, तभी एक सरकार बनाने का काम चल रहा है। और सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर रहे हैं, बार बार पेश कर रहे हैं। कौन? जो जीते हैं विजय जोसफ। विजय जोसफ 108 सीटें लेकर के आए, सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में वो विधानमंडल में पहुंचने की स्थिति में। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार चोरी करने की पूरी साजिश कर रही है अपने राज्यपाल के जरिए। इसलिए उन्हें शपथ ग्रहण के लिए नहीं बुला रहे। कभी कहते हैं कुछ आओ, कभी कहते हैं कुछ आओ। तो अब विजय जोसफ ने उन्हें पत्र सौंप दिया कि हमारे पास इतने विधायक हैं, वो पार्टियां दे रही हैं अपना समर्थन। तो टीवीके के 108, कांग्रेस के 5, और उसके बाद सीपीआई के 2, सीपीआईएम के 2, और इसके बाद वीसीके के 2, और अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के भी जो 2 सदस्य हैं उन्होंने भी दे दिया। सबने लेटर दे दिया। बावजूद इसके, यानी 121 हो चुके हैं सदस्य, और 121 सदस्य होने के बावजूद अब तक राज्यपाल ने बार बार दावे करने के बाद भी राज्यपाल ने विजय जोसफ को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि पूरी सरकार चोरी करने की साजिश चल रही है। और इस साजिश में यही नहीं, डीएमके भी शामिल। डीएमके के बारे में सीपीआईएम के जो महासचिव है मिस्टर बेबी, उन्होंने बताया कि डीएमके किस तरीके से दबाव बना रही है उन लोगों पे कि वो एआईडीएमके का साथ दे दे, और डीएमके उसे बाहर से सपोर्ट दे दे, और भाजपा की सबसे प्यारी
पार्टी एआईडीएमके सरकार बना ले। वैसे तो डीएमके भी भाजपा की सबसे ज्यादा साथी रही है। डीएमके का उदय ही कांग्रेस के विरोध से हुआ था, लेकिन जब कांग्रेस बहुत ताकत में आती रही तो ये कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। जब एआईडीएमके के साथ में बीजेपी खड़ी हो गई तो मजबूरी में वो कांग्रेस के साथ आए। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से पूरी सरकारें चोरी करने की कोशिश की जा रही। कमोवेश यही स्थिति और भी तमाम दलों की है। आपने यही स्थिति ममता बनर्जी की भी देखी है। ममता बनर्जी का भी यही स्थिति है, उन्होंने भी बीजेपी को बढ़ने में मदद की। यही मुलायम सिंह यादव ने की। मुलायम सिंह पहला चुनाव जो जीते थे वो चुनाव वो तत्कालीन बीजेपी की जो मां है जनसंघ की मदद से जीते थे। पहली बार मंत्री भी जनसंघ की मदद से बने थे, पहली बार मुख्यमंत्री भी जनसंघ की मदद से बने थे। और 2003 में मायावती के खिलाफ जब उन्होंने सरकार बनाई थी, उनकी सरकार गिरा के, तो भी बीजेपी की मदद से बनाई थी। यानी आप किस्सा समझ सकते हैं। तो अब यह भी खेल चल रहा है। तो भाजपा ने एक साजिश रची है कि अब एक थर्ड फ्रंट फिर से बनाया जाए, क्योंकि थर्ड फ्रंट बनेगा तो वोट बट जाएगा और नरेंद्र मोदी की सरकार फिर ताकत से आ जाएगी, जैसे 2019 में आई थी। थर्ड फ्रंट बोला जा रहा था और उसके बाद में वही थर्ड फ्रंट मोदी की सरकार बनवा रहा। तो उसी तरीके से अब फिर से करने की साजिश रची जा रही है। बदले में आप मुख्यमंत्री की कुर्सी ले लेना। तो आप समझिए इस तरह के लालच दे करके सारा खेल किया जा रहा है। और इस साजिश में वो सारे दल शामिल हैं जो कभी ना कभी बीजेपी के साथ रहे हैं। और एक भी ऐसा दल फिलहाल नहीं दिखाई देता है जो बीजेपी के साथ ना रहा। जी हां, कोई दल नहीं कह सकते, कांग्रेस को छोड़ के सिर्फ कांग्रेस ही है जो बीजेपी से अलग रही। यही बात राहुल गांधी ने अपनी सभा में कही कि अकेले कांग्रेस ही है जो बीजेपी से लड़ सकती है, उसे हटा सकती है, बाकी कोई भी नहीं ये कर सकता है। किसी भी पार्टी में दम नहीं है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं दब जाएंगे, डर जाएंगे, बिक जाएंगे या सौदेबाजी हो जाएगी। तो अब आप समझ लीजिए, तो चोरी करने के तमाम तरीके हैं। चोरी भी करेंगे और ऐसी सरकार बनाएंगे जहां आपका सब कुछ असुरक्षित रहे। और जहां जहां बीजेपी सरकार है उसके नतीजे एनसीआरबी की रिपोर्ट में दिखाई देते हैं कि बीजेपी की सरकार जहां जहां बन गई वहां वहां न महिलाएं सुरक्षित, न संपत्ति सुरक्षित, न वहां की कानून व्यवस्था सुरक्षित, न लोग सुरक्षित, न शिक्षा सुरक्षित और न आपकी नौकरियां सुरक्षित। यानी आपका पूरा भविष्य खत्म। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि अब लड़ना है तो आइए कांग्रेस के साथ और खत्म कीजिए बीजेपी की इस फांसीवादी सरकार को, जन विरोधी सरकार को। सोचना आपको है, करना आपको है और राहुल गांधी का भी आह्वान आपसे ही है। आप क्या करते हैं ये आपका फैसला है।